हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं सी वाटर। 0.1% सी वाटर इतना लिथियम और अन्य प्रकार के एलिमेंट्स और मिनरल्स होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से आने वाले भविष्य के 5000 सालों तक हमें यहाँ पे लिखा है लिथियम और जो है मैग्नीशियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कहीं से हम खोज कर लाएँ, इम्पोर्ट करें या उनका खनन करना शुरू करें। अभी प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो कुछ गिने चुने ही देश हैं जिनके पास इनका स्टोरेज या प्रसंस्करण है। प्रोसेसिंग में चाइना हो जाता है और कुछ अन्य देश हैं जो कि इनका उत्पादन करते हैं लेकिन प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे देशों पे लगातार दबाव बना रहता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। लेकिन इस न्यूज़ के आ जाने के बाद बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। अब देखो, हमने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल किया है सी वाटर माइनिंग। एक होता है डीप सी माइनिंग और एक है सी वाटर माइनिंग। दोनों के बीच बहुत फ़र्क होता है। मैं अभी आपको जो है आगे इसके बीच डिफरेंस समझा दूंगी। अब ये जो रिसर्च की गई है अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लैबोरेटरी है, जिसको हम शॉर्ट में PNNL के नाम से जानेंगे। इनका मानना है कि भाई समुद्र के जल में लगभग 0.1% जल ऐसा है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मिनरल्स सब इकट्ठा हुए हैं और जिनका इस्तेमाल करें तो हमें बहुत फायदा होने वाला है। साथ में अमेरिका की जो ऊर्जा एजेंसी है, इनके सहयोग से वैज्ञानिक नए नए प्रकार की तकनीकियां विकसित कर भी रहे हैं और जो पुरानी तकनीकी है जिसको हम तटीय विलवणीकरण तकनीकी के नाम से जानते हैं, जहां पर समुद्र का जल शुद्ध करके पीने योग्य बनाया जाता है और उसी तकनीकी से जोड़ करके हम समुद्र के जल से मिनरल्स को भी बाहर निकालेंगे या खनिज को बाहर निकालेंगे। ये भी चीज़ यहाँ पर बोली गई है। तो देखो, हम स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं कि भाई महासागरों में इतने रेयर अर्थ मिनरल्स, मैग्नीशियम और अन्य प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो पहुँची कहाँ से। तो महासागरों का जल किससे भरा हुआ है? नदियों से। नदियाँ निकलती हैं, पहाड़ों को काटती हैं, चट्टानों को काटती हैं, अलग अलग जगह से जो है लंबी दूरी तय करके महासागरों में आकर गिरती हैं और वो अपने साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि इस प्रकार के मिनरल्स को साथ में बहाकर लाती हैं और ये प्रक्रिया करोड़ों सालों से चल रही है। इसी वजह से बोला जाता है कि भाई महासागरों में मिनरल्स का भंडार है पूरा। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट हो गया और जो महासागरों में ज्वालामुखी फटते हैं उनसे जो लावा और मैग्मा बाहर निकलता है, उनसे भी मिनरल्स जो है महासागरों के जल में मिलते जाते हैं। ये बहुत बार हमने समझा हुआ है। अब बात करते हैं कि दुनिया आखिरकार ये समुद्रों या महासागरों की तरफ क्यों शिफ्ट हो रही है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी हम एक ट्रांजिशन फेज पर है, जिसको हम बोलते हैं कि जीवाश्म ईंधन से हम बायोडिग्रेडेबल या फिर जो है स्वच्छ ऊर्जा की ओर मूव कर रहे हैं। तो अब हम खनन, माइनिंग या फिर जो है कहीं पहाड़ काट देना, पहाड़ों में माइनिंग करना, जंगलों को काट करके माइनिंग करना, ये सब हम छोड़ना चाहते हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पड़ चुके हैं और खनन के लिए चीज़ें बची भी नहीं हैं। और प्रेजेंट टाइम में ऐसे एनर्जी सोर्सेज की हम खोज कर रहे हैं जिनका इम्पैक्ट वायुमंडल पर या पर्यावरण पर, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट, CO2 एमिशन, मीथेन गैस उत्सर्जन, ये सब कम कर पाएँ। अब कम कर पाएंगे तभी जब हम ऐसे रिसोर्सेज को खोजेंगे जिनसे कम से कम प्रदूषण होता हो। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर यह कि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर, मिनरल्स पर निर्भर करती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, सोलर पैनल, विंड टर्बाइंस, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ये सब किस पर का निर्भर करता है? क्रिटिकल मिनरल्स पर। और इसी वजह से हम इनकी खोज को एक नया आयाम देना चाहते हैं। बात करते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर है क्या? समस्या भाई यहाँ पर यह है कि वैश्विक स्तर पर जो सप्लाई चेन है वो लिमिटेड है, इसके अलावा जो प्रोसेसिंग है वो भी लिमिटेड है। अभी ऑस्ट्रेलिया, चिली और कांगो, इनके पास ही आपको लिथियम और कोबाल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चीन ऐसा है जो कि इनकी प्रोसेसिंग करता है और सप्लाई चेन का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता बनकर बैठा है और ये देशों पर कई बार दबाव भी बनाता है। अब बात कर लेते हैं हम सी वाटर माइनिंग के बारे में कि आखिरकार ये क्या होती है, कैसे काम करती है। तो सी वाटर माइनिंग वह तकनीकी है जिसके माध्यम से समुद्री जल में घुले हुए लिथियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, मैग्नीज और रेयर अर्थ एलिमेंट्स या खनिजों को हम बाहर निकाल करके जो
केमिकल प्रोसेस होता है उससे निकालते हैं और अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। ये सी डीप सी माइनिंग से कैसे अलग है समझते हैं। देखो, सी वाटर माइनिंग हमने पढ़ा कि भाई हम समुद्र के जल का निष्कर्षण करेंगे, जो भी हमें खोजना है पानी में ढूंढेंगे। लेकिन जब डीप सी माइनिंग की बात करते हैं, समुद्र तल से खनिज नोड्यूल्स निकालते हैं, नीचे जाते हैं, तलों पर जाते हैं, वहां से इकट्ठा करते हैं, खुदाई करते हैं, खनन करते हैं, जिसका पारिस्थितिकी तंत्र पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ये जो है समुद्री खनन विशेष मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों हमारे अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि समुद्री जल से अगर इतने सारे मिनरल्स हमें मिल सकते हैं तो निकाले क्यों नहीं? क्योंकि बहुत मुश्किल है। हम सबको पता है कि पृथ्वी का 70% जो हिस्सा है वो जलमग्न है। सब महासागर है, नदियां हैं, तालाब हैं, लेकिन महासागर ज्यादा है। अब समझो इतना सारा पानी है पृथ्वी पर, तो हर जगह जो इनकी क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाती है, तो इनकी सांद्रता जो है बहुत कम है। इसी वजह से इसको निकालना बहुत मुश्किल है। अगर आप कंपेयर करना चाहें तो बोला जा रहा है कि एक ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल, जिसका आकार कितना है 23 लाख लीटर समुद्री जल अगर भरा जाए यहाँ पर, तो उससे हमें 2980 किलोग्राम मैग्नीशियम, केवल 0.42 किलोग्राम लिथियम और 0.00095 किलोग्राम निकल यहाँ पर मौजूद है। इतने सारे जल का निष्कर्षण करना तकनीकी रूप से बहुत महंगा पड़ जाता है। इसी वजह से इनको यहाँ पर इससे हासिल करना मुश्किल हो रहा है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की, तो पहले पास्ट समझते हैं। क्या पहले भी इस प्रकार की तकनीकियाँ इस्तेमाल होती थी? तो आप देखेंगे तो पहली बार महासागरों से लिथियम निष्कर्षण की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे लिखा है 1990 में समुद्री जल से खनिजों की पहचान की गई और उनको निकालना शुरू भी किया गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पर रही है, 1939 से 1945 के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका मैग्नीज वगैरह का जो निष्कर्षण है महासागरीय जल से करता था और अपने हथियारों वगैरह में और फ्लाइंग इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल करता था। लेकिन बंद क्यों कर दिया इन्होंने? क्योंकि 1990 के आसपास देखा कि भाई आयात करना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि महासागरों के जल को निकालना, खनन, उनको जो है अलग से तकनीकी रूप से निकाल करके अलग करना, इससे इजी पड़ता है। कोई दूसरा देश आराम से खनन करके निकाल के दे रहा है, तो इसका जो है चाल चलन बंद हो गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में फिर से चर्चा में है। क्यों? क्योंकि जितना खनन करना था हम सब कर चुके हैं। अब फिर जो है महासागरों पर आकर निर्भर हो गए कि भाई फिर से जो है तुम ही निकाल के हमें दो। अब बात करते हैं कि कौन सी तकनीकी इस्तेमाल करेंगे महासागरों के जल से इन एलिमेंट्स को निकालने के लिए। इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल लिथियम एक्सट्रैक्शन। अब ये कैसे काम करता है? समुद्री जल इसमें डाला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, दोनों के संपर्क में आने पे उच्च शुद्धता वाला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस पदार्थ को अलग करके संग्रहित कर लिया जाता है। छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस लग रहा है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी तकनीकी विशेषताएं क्या है। पारंपरिक प्रक्रिया की तुलना में आसान है, ऊर्जा कम लगती है और हाई क्वालिटी का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। औद्योगिक उपयोग के लिए भी सीधे उपयुक्त तो होता है और साथ में जो है आयात पर निर्भरता देशों की कम होगी। ये सारे इसके लाभ होते हैं। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो डिब्बे से पता चल रहा है कि दवाइयाँ हो गई, अग्निरोधी, जल शोधन, पर्यावरण संरक्षण, रसायन, कागज वगैरह में इसका, कागज उद्योग में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात कर लेते हैं डिसैलिनेशन प्लांट्स के साथ इसे क्यों जोड़ा जा रहा है। जो डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं उन्हीं के माध्यम से महासागरों के जल को पीने योग्य बनाते हैं। तो बोल रहे हैं जब उसी मशीन से पीने योग्य बना ही रहे हो तो जो बाकी पानी बचेगा उससे हम मिनरल्स को निकाल लेते हैं, ये यहाँ पर बोला गया है। तो हमें क्या है, बुनियादी ढांचा बनाना नहीं पड़ेगा, वही बना हुआ है। दोनों चीजें साथ में चलती रहेंगी तो लाभ यहाँ पे ज्यादा मिलने वाले। कुछ इस प्रकार की संरचना यहाँ पे बनकर तैयार ऑलरेडी हमारे पास है और उसी का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। अब बात करते हैं इनके पास एक ऑलरेडी संरचना है जिसका नाम है कार्लसबैड डिसैलिनेशन प्लांट। देखो यहाँ पे बोला गया कैलिफोर्निया के कार्लसलैंड डिसैलिनेशन प्लांट पर किए गए विश्लेषण से पता चला है कि यदि पूरी क्षमता से मैग्नीशियम निकाला जाए यहाँ से तो प्रतिदिन के हिसाब से 5.24 लाख किलोग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दिन में निकलेगा, जो अमेरिका की ज़रूरत के हिसाब से, जो दैनिक ज़रूरत है उससे 3 गुना बताया गया है। बात करते हैं आगे, ये तकनीकी है क्या, तो सिमिलर है। मैग्नीशियम निकालने के बाद बचने वाला जो अत्यधिक नमकीन जल होता है उसको भी उपयोगी बना देते हैं। हालांकि इसको लेकर के काफ़ी सारे विवाद चल रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा नमकीन पानी आप महासागरों में अगर
कहीं पर भी छोड़ेंगे इकट्ठा ले जा करके, उसके साइड इफेक्ट्स जो है मरीन बायोलॉजी पर क्या पड़ेंगे, क्या आपने सोचा है? ये सारे अभी भी जो है लोगों के मन में विचार चल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इससे लाभ क्या होगा। तो निकल निष्कर्षण भी हो जाएगा, खनिज प्रसंस्करण भी हो जाएगा, रासायनिक उद्योग में जो जरूरत वाली चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे मिल जाएंगी और यहाँ पे चीज़ें लगातार ऑलरेडी चलती ही जा रही हैं। बात करते हैं एक और चीज़ यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के रिसर्च में सामने निकल करके आता है, समुद्री शैवाल। तो PNNL का कहना है कि समुद्री शैवाल जो है समुद्री जल की तुलना में ज़्यादा मैग्नीशियम या ज़्यादा सांद्रता वाले जो है क्रिटिकल मिनरल्स को होल्ड करते हैं। अब ये क्यों बोला गया है? तो बोला गया 10 लाख गुना ज़्यादा इनके पास जो है कैपेसिटी होती है। तो भविष्य में हम इस तकनीकी के बाद सीवीड फार्मिंग करेंगे, बायो माइनिंग करने वाले, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा था, सी वाटर माइनिंग। भविष्य क्या हो सकता है? बायो माइनिंग ये होगा। मरीन बायोटेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे बढ़ावा मिलने की बात कही गई है। अतिरिक्त उत्पादों का इसके अलावा भी बहुत सारे बायो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। यहाँ पर उर्वरक बनेंगे, हरित रसायन बनेंगे, जैव ईंधन, शैवाल उत्पादन यहाँ पर होगा, समुद्री कृषि और औद्योगिक रसायन, ये सारे भी यहाँ पे बनकर तैयार होंगे जिनका हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि भाई इस जो खनिज निकालने की पूरी प्रक्रिया हमने देखी है, इसका लाभ क्या होगा। तो संसाधन बहुत ज़्यादा है, इनके खत्म होने की संभावना बहुत कम है, आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी। क्यों? सबके पास समुद्री जो है सीमा होती है या समुद्र का किनारा होता है। जिनके पास नहीं है भाई उनकी अपनी पर्सनल इशू है, वो अपना कोई अल्टरनेट रिसोर्स ढूंढेंगे या कहीं से आयात करेंगे। लेकिन अगर हम भारत के बारे में बात करें तो 7500 किलोमीटर की हमारी समुद्री तटरेखा है, तो हम तो उसको इस्तेमाल करने वाले हैं। ऊर्जा संक्रमण को यहाँ पे गति मिल जाएगी, आपूर्ति श्रृंखला बेहतरीन हो जाएगी और जो है सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा कि कुछ चीज़ें क्या होंगी, बाय प्रोडक्ट्स इस प्रकार से घूमेंगी। अब चुनौतियां कुछ यहाँ पर हैं। देखो, पहली बात तो सांद्रता कम, जो पहला हमने देखा, लागत बहुत ज़्यादा आती है। तीसरा है ऊर्जा की आवश्यकता भी पड़ेगी। चौथा है पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव में यहाँ पर जो चीज़ है वो है बराइन डिस्पोजल। बराइन का मतलब होता है जब ये पानी और साथ में जो मिनरल्स हैं उनको निकाल लेंगे तो बचेगा नमक, जो कि बहुत ज़्यादा सांद्रता वाला होगा। और उस प्रकार की चीज़ों को जब हम समुद्र में डंप करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, इसको लेकर चिंता जताई जा रही है। और साथ में बोला गया है तकनीकी परिपक्वता। सिर्फ रिसर्च कर देने से, बता देने से कि भाई इससे ये होगा, उससे वो होगा, बनाना कुछ नहीं है, बनाया कुछ नहीं है, तो लाभ अभी नहीं मिलेगा। बाकी लिथियम आयन बैटरीज के बारे में आपने पढ़ ही रखा है, अभी हर जगह इन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है। नॉन जो है ट्रेडिशनल रिसोर्स है, ये कॉस्ट कम कर देता है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, एनवायरमेंट फुटप्रिंट्स भी कम है इसका, और एनर्जी एफिशिएंट भी माना जाता है। भारत के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लाभ होंगे। जो हमारा क्रिटिकल मिनरल मिशन है उसको बढ़ावा मिलेगा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा मिलेगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो हमारा, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। डीप ओशन मिशन भविष्य में जो हमारे होने वाले हैं उनको भी एक आगे की जो है राह मिल जाएगी। बात के लिए महत्व तो बस वही जो आपको बताया मैंने कि अगर हमारे पास इतनी लंबी तटरेखा है और हम इस तकनीकी का इस्तेमाल करें तो क्यों नहीं हमारे लिए लाभप्रद होगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा जो है नेशनल क्रिटिकल मिशन, जो मिनरल मिशन हमारा है, इसको भी बढ़ोतरी मिल जाएगी और भारत जो है आयात से हट करके आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पर जो है हमारा जो लक्ष्य है उसको जल्दी पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे। अब एक प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्तमान में लिथियम प्रोसेसिंग में चीन की प्रमुख भूमिका है। दूसरा है क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षित उपलब्धता एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज का क्रिटिकल मिनरल से कोई संबंध नहीं है। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।